हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे ये बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी हम देखेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के साथ साथ यूनिट 4, ठीक है, जियोलॉजी, और साथ ही साथ जो है हम आपका कवर करेंगे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा इकोलॉजी के बारे में आपको बताया था ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या बात की थी, डू यू रिमेंबर? ठीक है, एक बार गो थ्रू ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था। यूनिट 1 में जो है हमने क्या बात की थी, यूनिट 1 में जो है हमने क्या किया था, यूनिट 1 में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की बात की थी। क्या इशू है? यूनिट 1 में क्या है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की हमने बात की थी, जिसमें हमने जोन्स पढ़े थे। ठीक है, डिफरेंट जोन्स पढ़े थे। इक्वेटर के बाद हमने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। यहाँ पर बेसिकली 0 डिग्रीज पे क्या है, डोल्ड्रम जोन प्रेजेंट होता है। देन हार्डले सेल होती है, हार्डले सेल के बाद फेरल सेल आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारी की सारी हमने बातें की थी। और साथ ही साथ जो है हमने टाइप ऑफ विंड्स पढ़ी थी, टाइप ऑफ विंड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो टाइप ऑफ विंड्स में जो है हमने क्या क्या पढ़ा था, आपकी ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा था हमने, ट्रेड विंड्स देखी थी। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ईस्टर्लीज क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, पोलर ईस्टर्लीज क्या होती हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो टाइप ऑफ विंड्स भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, पोलर रीजन्स भी हमने, टाइप ऑफ 3 सेल्स भी हमने देखे, आपकी हार्डले सेल, फेरल सेल, ठीक है, पोलर सेल, ये तीनों के तीनों हमने ये चीज़ें डिस्कस की। और टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर की हमने बात की। एटमॉस्फेयर में क्या है, वो कंपोजिशन ऑफ गैसेस की हमने बात की कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट है, कौन सी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सी जो गैसेस हैं वो आपकी जो हैं वो वेरी करती हैं, वेरिएबल गैसेस कौन सी प्रेजेंट है, तो वो सब हमने डिस्कस किया। देन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने GIS देखा। ठीक है, डिफरेंट बैंड्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, बैंड्स के अलावा जो भी आपका लेफ़्ट ओवर टॉपिक रह गया था, बायोलॉजिकल प्रोविंसेस हमने देखे। बायोलॉजिकल प्रोविंसेस के अलावा बायोजियोग्राफिकल जोन्स हमने डिस्कस किया। तो और साथ ही साथ अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कवर किया था आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मोलारिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होते हैं, बियर-लैम्बर्ट लॉ जो है वो किस उस पर बेस्ड रहता है आपका। और साथ ही साथ हमने बात की थी मोल कंसेप्ट की। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ MCQs भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। मोलालिटी भी हमने देखा और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमने देखा। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ हमने देखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बात की। तो लास्ट क्लास में भी जो है हमने बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करे थे आपके ऑलमोस्ट। क्लियर है? एनालिटिकल टेक्निक इसलिए मैंने कवर नहीं करा है, रिसेंटली अभी मैंने इसको कवर कराया है, तो आप मेरे लेक्चर पे जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर में ही कंपाइल कर रखा है। तो ऑलरेडी जो है वो इतना छोटा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं दोबारा से उसको रिवीजन कराऊँ। और इन्वायरमेंटल जियोलॉजी की भी मैं दोबारा रिवीजन नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप वो 2 लेक्चर ही हैं उसके, तो वो 2 लेक्चर आप देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है। बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है वो। तो अभी जो है हम बेसिकली क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की जब भी बात होती है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं, एक तो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी आता है,
साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ इकोलॉजी, ठीक है, व्हाट आर द लेवल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट आर द बेसिक ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, अगर हम देखते हैं बेसिक ऑफ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी अगर हम देखें, तो अब देखना आप पूरे के पूरे इसमें सिलेबस में से ही पूरा का सारा टॉपिक जो आपका कवर हो जाएगा। ये एक है आपका हाइड्रोस्फेयर, एक लिथोस्फेयर और एक एटमॉस्फेयर। जो इन बिटवीन आपका प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में हमें क्या देखने को मिलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो है हमें देखने को मिलती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। क्लियर है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, इट इज़ द सम टोटल ऑफ अबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अबायोटिक प्लस बायोटिक फैक्टर। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जब इंटरैक्ट करेगा जो हमारे इन्वायरमेंट में जो सराउंड में, अगर सपोज दैट मैं एक रूम में बैठ के एक बोर्ड से अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे आसपास सराउंड में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे सरफेस पे, या फिर मेरे हाथ पे, मेरे फेस पे, या फिर मेरे सराउंड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं इनडायरेक्टली जो है उनसे क्या कर रही हूँ, मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। वो क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हो गए। अबायोटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बोर्ड है, पेन है, या फिर जो ये टेबल है या बुक है, जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, दीज आर दी अबायोटिक फैक्टर फॉर मी। तो मैं आई एम इनडायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर वी कॉल इट एज इकोलॉजी। क्लियर है। तो इकोलॉजी का जो टर्म है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी का टर्म हमें दिया था। कब दिया था, 1866 में। क्लियर है। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर वी कॉल इट एज इकोलॉजी। देन वी डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ इकोलॉजी। लेवल ऑफ इकोलॉजी में सबसे पहले क्या आएगा बच्चा, इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, सिंगल कोई भी प्लांट और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें कोई भी सिंगल होंगे, कोई भी प्लांट या फिर कोई भी एनिमल, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद क्या आएंगे आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की जब बात होगी तो पॉपुलेशन में बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होगा आपका, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। जब सेम स्पीशीज के ग्रुप बनेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी। सपोज दैट कि अगर कोई टाइगर का सेंसस हो रहा है तो टाइगर की पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, एलिफेंट का सेंसस कर रहे हैं तो एलिफेंट की पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज, वी कॉल इट एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन जो है आपकी दो तरीके की होती है, ठीक है। पॉपुलेशन जब होती है वो आपकी पॉपुलेशन जो है, हम पॉपुलेशन की जो स्टडी करते हैं दैट इज़ आर ऑफ टू टाइप। एक सेकेंड, उठानी है, जल्दी सो जाए तो भी आफत है। क्या क्या चल रहा है तुम्हारे खोपड़े में? और कहाँ होती हैं, ओपन फॉरेस्ट में कैसे होती हैं? ज़्यादा ही ग्रो हो रहा है।
सो क्लियर है। अगर कभी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन से, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन ओपन ओशन की और डेजर्ट की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। क्लियर है। तो अब जो है हमने क्या क्या कवर कर लिया, व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, लेवल ऑफ इकोलॉजी, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हम जो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, ठीक है, कि कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज़ द फूड चेन। ठीक है। फूड वेब की बात अगर हम करें तो फूड वेब जो होती है आपकी कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है जिसमें मल्टीपल ऑर्गेनिज्म जो है पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ दी फूड वेब। ठीक है, मल्टीपल। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड की, अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की जब भी बात होती है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं बेसिकली आपके 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक होता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फटाफट क्विक आपको रिवीजन एक बताऊंगी टाइप ऑफ पिरामिड की, कि पिरामिड बेसिकली क्या होते हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, कि एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे कैसे इंटरैक्ट करता है वो हमें कौन बताता है, इकोलॉजिकल पिरामिड बताता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो नंबर, बायोमास और एनर्जी। ठीक है। तो नंबर पिरामिड में हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एट ईच लेवल। यहाँ क्या बता रहे हैं, टोटल बायोमास एट ईच लेवल, और यहाँ बता रहे हैं कि टोटल एनर्जी फ्लो एट ईच लेवल, टोटल एनर्जी फ्लो एट ईच लेवल। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, U स्टैंड्स फॉर अपराइट, I स्टैंड्स फॉर इन्वर्टेड, अपराइट और इन्वर्टेड, अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है। यहाँ पे दिस इज ऑलवेज अपराइट, दिस इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, अपराइट। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर पिरामिड जो है वो ऑलवेज अपराइट रहेगा। ठीक है। ट्री इकोसिस्टम में अगर एक ट्री है, उस एक ट्री के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो बर्ड भी रह रहे हैं, स्नेक भी रह रहे हैं, और भी जैसे गिलहरी भी रह रही हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमें इन्वर्टेड पिरामिड जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इन्वर्टेड पिरामिड जो है वो ट्री के केस में हमें कैसा पिरामिड देखने को मिलेगा, पिरामिड ऑफ नंबर हमें कैसा देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हमें देखने को मिलेगा। देन बायोमास, टोटल बायोमास की अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल बायोमास तो ऑलवेज अपराइट इन द केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमेशा जो है ये अपराइट रहेगा, लेकिन इन द केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम के केस में जो है ये क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन द केस ऑफ फॉरेस्ट इज ऑलवेज अपराइट, बट इन द केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम दैट इज इन्वर्टेड। याद रखना, upright in the case of grassland, inverted in the case of tree, upright in the case of forest and inverted in the case of aquatic. Energy flow is always upright. Clear है। जो आपका बेस लेवल होता है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका ब्रॉडेस्ट रहेगा। बेस लेवल जो होता है वो आपका क्या रहेगा, ब्रॉडेस्ट। लेकिन जो एपेक्स लेवल है, एपेक्स लेवल किसको बोलते हैं, टॉप मोस्ट लेवल को बोलते हैं एपेक्स लेवल। एपेक्स लेवल जिसमें टॉप कंज्यूमर्स आते हैं वो क्या होता जाता है, वो नैरो होता जाता है। ठीक है। वो आपका जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो अब हमने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, अब हमने जो है वो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेसिकली। जो अब इतनी सारी स्लाइड्स हैं नीचे देखो,
ये जो हमने जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सारी कवर कर ली। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ इकोलॉजी, देन बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में कौन कौन से बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और एनर्जी मेजरमेंट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, किलो केल्विन एम स्क्वायर पर ईयर या फिर जूल मीटर स्क्वायर पर ईयर। बायोमास ग्राम पर मीटर स्क्वायर, प्रोडक्टिविटी ग्राम कार्बन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, देन टेम्परेट फॉरेस्ट की, डेजर्ट की, ओपन ओशन की, देन कोरल रीफ्स की। ठीक है, तो कोरल रीफ्स की भी आपकी क्या होती है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन में आ जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी हमें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन उसके बाद किसकी होएगी, कोरल रीफ्स के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद ओपन ओशन के बाद डेजर्ट। ठीक है, ओपन ओशन देन डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ के बाद टेम्परेट, ओपन ओशन और डेजर्ट। ठीक है, देन हमने ये भी डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ इकोसिस्टम हम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रिलेटेड टू पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन साइज इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है आपके प्रेजेंट हैं। देन पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बताता है, ये बहुत मोर एक्यूरेसी देता है, ये हमें मोर एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है कि हाउ क्राउडेड द इंडिविजुअल इन हैबिटेट, कि कितना जो है कहीं पर अगर 100 लोग रह रहे हैं तो वो कितना जो एरिया है वो आपका क्राउडेड है। ठीक है, कितना एरिया जो है वो आपका क्राउडेड है वो हमें कौन बताता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है। ठीक है, अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर किसी एरिया में, पर्टिकुलर किसी ग्रास लैंड में अगर 1 हेक्टेयर का जो लैंड है, 1 हेक्टेयर के लैंड में पॉपुलेशन जो है वो बहुत सेपरेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, तो काफ़ी स्पेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में अगर 3 स्पीशीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 50 स्पीशीज़ और रहने के लिए आएंगी तो ये कितना कंजेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइज़ है, पॉपुलेशन साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका साइज़ कितना है, यहाँ पर 3 है। डेंसिटी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 100 हेक्टेयर अगर यहाँ पर डेंसिटी है, तो अगर किसी पॉन्ड में 200 फिशेज़ रहती हैं कितने 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में, अगर हम उसकी डेंसिटी निकालेंगे तो 200 फिशेज़ डिवाइडेड बाय कितने 100 मीटर स्क्वायर एरिया में तो रह रही हैं, तो 2 फिशेज़ पर मीटर स्क्वायर जो है आपकी देखने को मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि किसी एरिया में किसी पॉन्ड के 200 मीटर स्क्वायर के एरिया में आपकी 400 फिशेज़ रह रही हैं, 400 फिशेज़ रह रही हैं, तो अगर मुझे यहाँ से डेंसिटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगी, 400 फिशेज़ डिवाइडेड बाय कितने एरिया में वो रह रही है, कि फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एरिया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एरिया। तो हमारा क्या निकल कर आएगा, यहाँ से 4 स्पीशीज़ पर मीटर स्क्वायर के एरिया में हमें देखने को मिलेगी, कि 4 स्पीशीज़ पर मीटर स्क्वायर के एरिया में, पर मीटर स्क्वायर एरिया में जो है हमें हर 4 स्पीशीज़ जो है हमें देखने को मिलेगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमें मोर एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, मोर एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कराती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एरिया और वॉल्यूम, और इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक इकोलॉजिकल क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, जब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ एरिया और वॉल्यूम, किसी एरिया और वॉल्यूम में जब रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्रूड डेंसिटी बोलेंगे। स्पेशल या फिर स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी की बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लोकेटेड एट पर्टिकुलर हैबिटेबल एरिया। ठीक है, किस एरिया में, हैबिटेबल एरिया की जब भी बात होगी तो दे आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक
डेंसिटी, इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक डेंसिटी, एरिया और वॉल्यूम, किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी एरिया और वॉल्यूम में अगर रह रहे हैं, दैट इज़ द क्रूड डेंसिटी। पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग एट द पर्टिकुलर हैबिटेट एरिया और वॉल्यूम, वी कॉल इट एज हैबिटेबल एरिया, वी कॉल इट एज इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन जो है आपके, ये 4 फैक्टर होते हैं। अगर नैटेलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, नैटेलिटी क्या होता है बेसिकली, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोर्टेलिटी, अगर यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आपको याद रखना है पॉपुलेशन चेंज। नैटेलिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है आपके बॉर्न हुए हैं, मोर्टेलिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है हमें डेथ देखने को मिली है। तो जब भी कभी डेथ होगी तो क्या होगा, आपका पॉपुलेशन क्या होगी, मोर्टेलिटी जब भी होगा, डेथ रेट जब भी होगा तो पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, नैटेलिटी जब भी होगा, बच्चे पैदा होंगे, बोर्न होंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, इमिग्रेशन होगा, कहीं से कोई पॉपुलेशन कहीं पे पर्टिकुलर किसी एरिया में आ रही है, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि कहीं पे जाके वो अलग जगह पर आउटवर्डली मूवमेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। तो हमेशा याद रखना, इमिग्रेशन दैट इज़ द इनवर्ड मूवमेंट, आई स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्ड मूवमेंट, ई स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटवर्ड मूवमेंट। ठीक है, आउटवर्ड मूवमेंट कि वहाँ से निकल जाना, चले जाना। तो ये क्या कॉज करेगा, नेगेटिव, ये क्या कॉज करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है आपको पॉपुलेशन चेंज का याद रखना है कि डेल्टा एन इज इक्वल्स टू बी प्लस आई माइनस में डी प्लस ई। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज जो है आपका डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन पॉपुलेशन चेंज इज इक्वल्स टू बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, ठीक है, नैटेलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस में मोर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये हमेशा याद रखना आप पॉपुलेशन चेंज के लिए। देन पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी इंक्रीज, जब पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये वाला फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, जब पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये वाला फैक्टर जो है आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वाले फैक्टर में क्या है, मोर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, ये याद रखना हमेशा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना ये। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सब यही बता रखा है, टाइप ऑफ क्या होते हैं, कितने तरीके के, जैसे मोर्टेलिटी है, डेथ रेट है, मिनिमम मोर्टेलिटी, इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी, क्रूड और स्पेसिफिक, डिफरेंट टाइप ऑफ मोर्टेलिटीज आ गए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर्वाइवरशिप का, सर्वाइवरशिप क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग एट ईच एज इन अ पॉपुलेशन, कि पर्टिकुलर किसी एज में कितने नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो 3 तरीके के ये इसके टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 जो होता है, ये भी पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, टाइप 1 जो होता है वो आपका कैसा होता है, कन्वेक्स शेप का होता है, कन्वेक्स शेप होती है। ठीक है, टाइप 2 जो होता है वो कैसा होता है, कनकेव शेप का होता है, और ये जो होता है वो कैसा होता है, डायगनल होता है। ठीक है, टाइप 2 कैसा होता है आपका, वो डायगनल होएगा। टाइप 1 कैसा होगा, कन्वेक्स। टाइप 3 कैसा होगा, कनकेव। ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स, डायगनल और कनकेव। यहाँ पर क्या होता है, लो यंग हाई ओल्ड। ठीक है, लो यंग हाई ओल्ड, के सेलेक्टेड स्पीशीज़। तो कन्वेक्स में कैसी मिलती है, के सेलेक्टेड स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या होते हैं, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स है या मैमल्स है तो 1 या 2 बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो कम रहेगा। धीरे धीरे जो है, अगर हम अगर हम एज ग्रुप देखें कि ज़्यादा उनका सर्वाइवल रेट कैसा होता है, अच्छा होता है, 60, 65, 70, 75 साल तक की एज में जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो उनका ओल्ड एज में जो है उनका पॉपुलेशन जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे के सिलेक्टेड स्पीशीज़ जो हमें देखने को मिलती है, जिसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमेशा याद रखना कन्वेक्स, ह्यूमन, के सिलेक्टेड स्पीशीज़। ठीक है, कन्वेक्स, ह्यूमन, के सिलेक्टेड स्पीशीज़।
नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप 2 की, जो आपका कैसा होता है, स्ट्रेट और डायगोनल होता है, कांस्टेंट होता है इसमें, ठीक है। एज ग्रुप कैसा होता है, कांस्टेंट हमें देखने को मिलेगा, कांस्टेंट एज ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। मिक्स एज ग्रुप जो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आपके क्या क्या आएंगे, बर्ड्स आएंगे, ठीक है, बर्ड्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, रोडेंट्स आएंगे, वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके डायगोनल, टाइप 2 डायगोनल में आएंगे, ठीक है। देन हम बात करेंगे टाइप 3 कनकेव की। इसमें जो एज है, एज ऑफ हाई, यंग वन की हाई एज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, यंग वन की जो एज होती है वहाँ पर, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई यंग वन एज हमें देखने को मिलेगी। एडल्ट में जो यंग एज होती है वो लो होती है, तो यहाँ पे आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है हमें, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स, फ्रॉग, फिशेस, बहुत सारे एक बार में जो है बहुत सारे अंडे देती हैं फिशेस, फ्रॉग हैं एक बार में बहुत सारे अंडे देती है, माइक्रोब्स हैं एकदम से बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। फिर एकदम से ही अगर टेम्परेचर का पर्टिकुलर कंडीशन, अगर सर्वाइवल नहीं, आइडल्ट्रेशन नहीं मिल रही, तो एकदम से डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है हमें कौन से, टाइप 3 में हमें देखने को मिलती हैं। जो इनिशियली यंग वन की जो एज है वो ज़्यादा रहेगा, एडल्ट वन की जो एज है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोर्टालिटी रेट जो है वो जुनाइल फेज में किस में सबसे ज़्यादा हाई रहता है, तो वो किस में रहेगा, टाइप 3 में, ओके। देन आता है आपका पॉपुलेशन डिस्पर्जन। पॉपुलेशन डिस्पर्जन किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो डिस्पर्स्ड होती है, तो उसमें आएगा आपका क्लम्प, यूनिफॉर्म और रैंडम, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक सीक्वेंस में, रैंडम मतलब कहीं पे यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, कहीं पे इस पर्टिकुलर किसी कॉलोनी में जो है यहाँ पे 4 लोग रह रहे हैं, कहीं पे 10 लोग रह रहे हैं, तो ये रैंडमली स्प्रेड होता है। क्लम्प जो है कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में जो है वो रहना स्टार्ट कर देते हैं, टेरिटरी। तो यूनिफॉर्म, रैंडम और क्लम्प 3 तरीके की हमें क्या देखने को मिलता है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन हमें देखने को मिलता है। देन आता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की मैंने बात की, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोनेंशियल में जो होता है आपका जे शेप कर्व हमें देखने को मिलता है, कि एक्सपोनेंशियली जो है उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए आपके, ईस्ट हो गए, कि इनिशियली क्या होगा, आइडल कंडीशन जैसे ही मिली तो बहुत जल्दी 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 ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। फॉर्मूला याद रखना, dn/dt = Rn, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है इसका, dn/dt = Rn। इक्वेशन क्या है, dn/dt फॉर द एक्सपोनेंशियल इज dn/dt = Rn। कंटिन्यूसली पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। रिसोर्सेज क्या रहेंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इन विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर प्रेजेंट, तो दिस इज दी जे शेप पॉपुलेशन और दी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन। लॉजिस्टिक में क्या रहेगा आपका, एस शेप पॉपुलेशन, एस शेप कर्व रहता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या रहेगा, dn/dt Rn k माइनस एन। यहाँ पर k क्या है, एक लिमिट लग जाती है, कैरिंग कैपेसिटी, k एक लिमिट लग गई कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज आपकी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर लग जाती है। डियर ह्यूमन जो है, डियर ह्यूमन, तो k सेलेक्टेड स्पीशीज़ में हमें कैसा देखने को, कर्व कौन सा देखने को मिलेगा, लॉजिस्टिक कर्व हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये दिखा रखा आपको। तो ये किसने दिया था, माथुस, ठीक है। माथुस 1798 में माथुस ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप कर्व को डिस्कवर किया था, जो ये क्या बताता है, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में बताता है। आर क्या है यहाँ पे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। इट इज़ दी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जिसमें क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हमें देखने को मिलता है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर क्या है यहाँ पे, बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज इन पर यूनिट टाइम, एन क्या है यहाँ पे, बेसिकली पॉपुलेशन साइज एट अ टाइम टी, ठीक है। इट इज़ द पॉपुलेशन साइज एट अ टाइम टी। तो यहाँ पे क्या होगा, लैग फेज, स्लो और एक्सपोनेंशियली ग्रो, ठीक है। लैग फेज, फिर थोड़ा सा स्लो, फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज अनलिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन लॉजिस्टिक कर्व की अगर हम बात करें तो वन हुलिसेंट पर लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। वर हुलिसेंट पर लॉजिस्टिक ने जो है इसका इक्वेशन को जो है वो दिया था, ठीक है। क्या इसमें फ्रेज कैसा मिलता है हमें देखने को, स्लो, फास्ट, फिर स्टेबल, स्लो, फास्ट और स्टेबल। यहाँ पे क्या होता है, लैग फेज, स्लो फेज और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज,
ठीक है। स्लो, फास्ट और स्टेबल ग्रोथ जो हमें देखने को मिलती है, फॉर्मूला क्या है, dn/dt, r एन के माइनस में एन के क्या है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी है, लिमिटेड फूड स्पेस वाटर प्रेडेशन जो है, दिस इज दी के। तो ग्रोथ फेज क्या रहेगा, लैग फेज इज द स्लो ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल रैपिड ग्रोथ, फिर क्या होगा, एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया, फिर क्या कौन सा फेज आ जाता है आपका, डीसेलेरेशन, दैट आर ग्रोथ शो द रिसोर्स लिमिट, फिर एकदम से रिसोर्स लिमिट लग जाती है आपकी, तो कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट के। ठीक है, तो के सेलेक्टेड और आर सेलेक्टेड स्पीशीज जो होती हैं, दे आर फॉलो द एक्सपोनेंशियल जे शेप, दे आर एस शॉर्ट लिव, लॉन्ग लिव, हाई population reproduction rate, low reproduction rate, parental care is absent, extensive parental care, size of offspring are small and then size of offsprings are large, type 3 of survivorship curve, type 1 or 2 of the survivorship curve, age mortality is early, age mortality is late, अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो अडेप्टेड टू अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट, दे आर अडेप्टेड टू स्टेबल इन्वायरमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इन्वायरमेंट में अडेप्ट करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन साइज और फ्लक्चुएशन की बात करें तो हाईली वेरिएबल, दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये। एग्जाम्पल एनुअल वीट, ओक ट्रीज, कोकोनट एंड बनियन, इंसेक्ट एंड फ्रॉग, एलिफेंट, टाइगर, जितने भी मैमल्स होते हैं वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है। देन आएगा आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपके फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और सलाइन तीन तरीके के होते हैं। सैलिनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अगर आपसे पूछे कि ग्रेटर देन 5 ppt पार्ट्स पर 1000, अगर ग्रेटर देन 35 ppt होगा तो वो क्या होगा, आपका सलाइन इकोसिस्टम होगा। ब्रैकिश में क्या होगा आपका 5 से लेके 35 ppt तक का कंसनट्रेशन हमें देखने को मिलता है, 5 to 35। फ्रेश वाटर इज लेस देन 5 ppt कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमें देखने को मिलता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, अगर बेस्ड ऑन जोन ऑफ अकरेंस अगर हम बात करें, जोन ऑफ अकरेंस सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूस्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फ्लोट करते हैं। ठीक है, दे आर फ्लोटिंग ऑन दी वाटर। देन आते हैं आपके पेरीफाइटोन। ठीक है, न्यूस्टोन के बाद क्या आते हैं आपके पेरीफाइटोन, दे आर ससाइल एल्गे। ठीक है, दे आर ससाइल एल्गे अटैच स्टेम एंड लीफ। ठीक है, ससाइल एल्गे ये आपको ना उसमें आते हैं, अरेंज में ऑर्डर करने के लिए आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या आएगा, न्यूस्टोन। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग न्यूस्टोन। न्यूस्टोन के बाद पेरीफाइटोन, पेरीफाइटोन, पेरीफाइटोन के बाद प्लिंक्टॉन, प्लिंक्टॉन्स के बाद न्यूक्टॉन। ठीक है, नेक्टॉन, नेक्टॉन के बाद जो बीनीथ द सरफेस रहे वो क्या होंगे, बेंथोस। न्यूस्टोन, पेरीफाइटोन, प्लिंक्टॉन, न्यूक्टॉन और बेंथोस। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। देखो बेसिकली एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो आपके वो रहती है वाटर फूड चेन रहती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहती है। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले डायटम, डायलोफ्लेजिनेट या फिर क्रिप्टोमोनाड्स या फिर ग्रीन एल्गी अगर आपको दे दे, ब्रू ग्रीन एल्गी दे दे, उसको कौन खाएगा, तो वो एक सीक्वेंस रहेगा। तो डायटम, डायनोफ्लेजिलेट, क्रिप्टोमोनाड्स और ग्रीन एल्गी, ब्रू एल्गी, ये सारे क्या हैं आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। देन व्हाट आर द फैक्टर लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर है जो लिमिट करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को। सनलाइट, फोटिक और अफोटिक। ठीक है, फोटिक और अफोटिक दो तरीके का होता है, फोटिक और अफोटिक। फोटिक में अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा आपका यूफोटिक जोन आता है जिसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अफोटिक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा आपका प्रोफंडल जोन, बॉटम ऑफ द लेक। कहाँ पर प्रोफंडल जोन कहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका, बॉटम ऑफ द लेक आपका क्या प्रेजेंट होगा, प्रोफंडल जोन प्रेजेंट होगा। देन डिजॉल्व ऑक्सीजन और यूट्रोफिकेशन। ठीक है, फैक्टर लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी, तो आपके जो नियर बाय शॉर्ट लाइन होता है वो कौन सा जोन होता है, लिटोरल जोन। जो ओपन ओशन में होगा दैट इज द लिम्नियाटिक जोन। हमेशा याद रखना, जो नियर द शोर लाइन होगा दैट इज द लिटोरल जोन और जो ओपन ओशियन होगा वो आपका क्या होगा, लिम्नियाटिक जोन होगा। ठीक है, तो एपी हेमलियन जहाँ पर लाइट आपकी पेनिट्रेट कर पाती है। थर्मोक्लाइन जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। हाइपोलिम्नियन जहाँ पर अफोटिक जोन जहाँ पर डार्केस्ट जोन होता है, जहाँ पर लाइट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो दैट इज दी हाइपोलिम्नियन। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। एप्लिनियन जहाँ पर फोटिक जोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन आता है आपके वेटलैंड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन लेक एंड वेटलैंड्स, देर आर लेक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ओलिगोट्रॉपिक्स होती हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं आपके, यूट्रॉफिक होते हैं।
ठीक है, यूट्रॉफिक होते हैं। जब जैसे ही आपका रन ऑफ होकर नाइट्रोजन फॉस्फेट जो एग्रीकल्चर फील्ड से या पर्टिकुलर किसी एरिया से अगर आ रहा है तो वो आपका क्या कॉज करेगा, यूट्रोफिकेशन कॉज कर देता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन भी आपका कॉज कर देता है। अभी यहाँ पे आया था ना फैक्टर लिमिटिंग द यूट्रोफिकेशन। देन वेटलैंड्स क्या होते हैं, दीज आर दी ट्रांजिशनल जोन, दीज आर दी ट्रांजिशनल जोन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, दीज आर दी ट्रांजिशनल जोन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम के क्या होते हैं, ट्रांजिशनल जोन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वाटर क्या होता है, स्टैटिक भी, अगर वाटर स्टैटिक होगा, फ्लोइंग होगा, सलाइन ब्रैकिश होगा, मैन मेड होगा या नेचुरल होगा तो उसको हम, और डेप्थ कितनी होगी, 6 मीटर तक की अगर डेप्थ होगी तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, वेटलैंड कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वाटर स्टैटिक हो, फ्लोइंग हो, सलाइन हो, ब्रैकिश हो, मैनमेड हो या नेचुरल हो और विद द डेप्थ ऑफ 6 मीटर की डेप्थ तक आपका वाटर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल जोन कहेंगे या फिर वेटलैंड का दर्जा हम दे सकते हैं। देन अगर हम बात करें टाइप की तो वेटलैंड जो है वो लैक्यूस्ट्रीन विच इज़ डिराइव फ्रॉम लेक। ठीक है, पीटलैंड या पेलोस्ट्रीन विच इज़ डिराइव फ्रॉम मार्शी एंड स्वैम्पिंग सॉइल। ठीक है, नेचुरल वेटलैंड दे आर कोस्टल एरियाज पे जो प्रेजेंट होते हैं, लगून, चिल्का लेक वेटलैंड जो आपके नेचुरल वेटलैंड्स हैं। डेल्टा वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो आपके रिवराइन एरियाज़ के नियर बाय प्रेजेंट होते हैं। ईस्टरीज वेटलैंड की अगर हम बात करें तो ईस्टरीन जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर जो आपका जहाँ पर मिलता है तो वो ईस्टराइन वेटलैंड जो है वो फॉर्म करता है। क्लियर है, तो जहाँ पर भी लैक्टोसरीन, ये काफ़ी बार मैंने ये वर्ड देखा है। ठीक है, विच इज़ डिराइव फ्रॉम लेक, तो ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। देन लेक क्या होती है, ओलिगोट्रॉफिक्स होती हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं, यूट्रॉफिक होते हैं, जहाँ पर फ्यू न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेक में फ्यू न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ पर अबंडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलती है। कौन सी लेक में या वेटलैंड में कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, वेटलैंड में। लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, लेक में। क्लियर है, टर्बिडिटी क्या रहेगी, यहाँ पे लो रहेगी। हाई टर्बिडिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी क्योंकि अबंडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। दे रिड्यूस दी बायोमास, दे इंक्रीज दी बायोमास। ठीक है, इन द वेटलैंड में क्या होता है, दे इंक्रीज दी बायोमास, दे रिड्यूस दी बायोमास, दे इंक्रीज दी बायोमास। माइक्रो वेजिटेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, मैक्रो वेजिटेशन। हमें क्या देखने को मिलती है, मैक्रो वेजिटेशन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड वेटलैंड्स क्या काम करते हैं, दे एक्ट एज अ फिल्टर और बफर जोन। ठीक है, दे एक्ट एज अ फिल्टर और बफर जोन, और बहुत सारी माइग्रेटरी वर्ड जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 2 Feb को हम वेटलैंड डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल आते हैं आपके। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम एक ही स्लाइड में। देन आता है आपका बायोटिक इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, एमेंसेलिज्म, कॉम्पिटिशन और न्यूट्रलिज्म। म्यूचुअलिज्म की जब हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दोनों स्पीशीज़ को जो है वो बेनिफिट होता है, जैसे कि लाइकेन और पॉलिनेशन। कॉमनसेलिज्म की अगर हम बात करें तो एक को बेनिफिट होगा और एक को जो है वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अदर जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, जैसे एपीफाइड ऑन ट्री। ठीक है, रिमोरा फिश ऑन विद शार्क जो है आपके क्या है, एग्जाम्पल है कॉमनसेलिज्म के। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होता है। ठीक है, पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा। वन बेनिफिट अदर हार्म, होस्ट पैरासाइट की किसी की बॉडी में जाके होस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे जैसे कस्कटा ऑन प्लांट या फिर प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन जो है वो क्या है, आपका पैरासिटिज्म कॉज करता है। ठीक है, देन प्रेडेशन की अगर हम बात करें, एक को फ़ायदा और एक को नुकसान होगा। वन ऑर्गेनिज्म किल दी ईट अनदर, एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, दूसरे को मारकर खा रहा है, तो दैट इज़ द प्रेडेशन। ठीक है, एमेंसेलिज्म की बात करें तो क्या होगा, एक को क्या है, एक अनअफेक्टेड रहेगा और एक को नुकसान होगा, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किलिंग दी बैक्टीरिया, एंड पेनिसिलिन इज दी एंटीबायोटिक विच किलिंग दी बैक्टीरिया। देन कंपटीशन की बात करें तो दोनों को नुकसान होगा। दो स्पीशीज किसी एरिया पे रह रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, दोनों कंपटीशन करें तो दोनों को नुकसान होगा। ठीक है, न्यूट्रलिज्म की बात करें तो दोनों जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोटो म्यूचुअलिज्म की बात भी या प्रोटो कॉपरेशन की हमने बात करें तो वो क्या होता है, प्रोटो, कहीं पर काफ़ी बार प्रोटो कॉपरेशन की बात होती है। सिम्बायोसिस, सिम्बायज़म, म्यूचुअलिज्म जो होता है वो 2 तरीके का होता है बेसिकली। ठीक है, एक होता है प्रोटो कॉपरेशन
कोऑपरेशन और सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जो है हमें राइजोबियम प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पल्सेस वगैरह जो प्लांट्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लाइकेंस में हमें देखने को मिलता है, कोरल पोलिप्स पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, सिम्बायोसिस। प्रोटोकॉपरेशन की अगर हम बात करें तो एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बोथ आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर कोई बर्ड आ रही है, ठीक है, अगर पोलन, मान लो कि कोई पोलिनेशन हो रहा है, तो बीज हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कोई बीज आई वहाँ पर जो है उसने पोलन उठाए और आके चली गई, मतलब थोड़ी हेल्प कर दी उसने पोलिनेशन में। अगर वो बीज ना आए, क्या पोलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा? हो पाएगा, विंड के थ्रू भी हो सकता है, अबायोटिक प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, डिफरेंट फैक्टर, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो पॉलिनेशन तो हो सकता है ना। और भी तो पोलन हनी बीज वहाँ पर आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी वो एक ही स्पीशीज़ वहाँ पर आएगी और वहाँ पर आके उसके ऊपर टोटली जो है पोलिनेशन डिपेंडेंट होगा। तो वो क्या होगा? प्रोटोकॉर्पोरेशन, कि दोनों बेनिफिटेड है लेकिन टोटली डिपेंडेंट नहीं है दोनों एक दूसरे पे, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन हैबिटेट एंड निश? हैबिटेट एंड निश, हैबिटेट क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल प्लेस, ठीक है, और फंक्शनल रोल प्ले जब करेगा दैट इज़ द निश। फिजिकल प्लेस क्या होगा? आपका हैबिटेट होगा, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहा है, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहा है दैट इज़ द फिजिकल प्लेस ऑफ, दैट इज़ द हैबिटेट। जहाँ पर वो अपना जाकर कोई काम कर रहा है, सपोज दैट कि मैं अपने पर्टिकुलर किसी एरिया में रह रही हूँ, मैं अपने ऑफिस तक जा रही हूँ, तो वो मेरा ऑफिस जो है वो मेरा क्या है? फंक्शनल रोल प्ले कर रही हूँ मैं वहाँ पर जाके, तो वो क्या है? मेरा एक निश है, वो क्या है? मेरा निश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर वो रह रहा है। दिस इज़ द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या होगा? आपका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन होगा आपका ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पर ये फंक्शनल रोल प्ले करता है, ठीक है, जहाँ पर ये यूनिक रोल प्ले करता है, फंक्शनल रोल प्ले करता है। देन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो अबायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट। ये क्या है? आपका बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर से जो है आपका इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें, देन टाइप्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली हैबिटेट पर स्पीशीज़ थ्रू अ रेंज में ओवरलैप। हैबिटेट जो है वो आपके ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन निश कैन बी ब्रॉड, जनरलाइज, नैरो, स्पेशलाइज। ये क्या होता है? निश जो होता है वो आपका क्या होता है? स्पेशलाइज होता है, यूनिक होता है, ये दे कैन नेवर बी ओवरलैप, ठीक है। न्यू स्पीशीज़, न्यू निश, नए निश होंगे, लेकिन ये क्या है? निश जो है वो आपके कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर सेम निश हो जाएंगे तो हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा, सेम निश हो गए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? देन गॉज लॉ, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है गॉज लॉ, ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है हम गॉज लॉ भी देख लेते हैं। गॉज लॉ हमें क्या बताता है? दैट इज द कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, दो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, दोनों स्पीशीज़ के अगर सेम निश है, तो वो क्या करें कि एक दूसरे के, दोनों की दोनों स्पीशीज़ या तो फाइट करें, जो रिसोर्सेज हैं दोनों रिसोर्सेज के लिए फाइट करें, जो बेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, अनदर वन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये क्या कर लें कि समझदारी से काम लें, एक्सक्लूडिंग फैक्टर जो है यहाँ पर लगाएं, ठीक है। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसीलिए इसको बोला कि क्या करें कि अपनी अपनी टेरिटरी डिसाइड कर लें। अगर लायन है और टाइगर है, वो अपनी क्या कहते हैं, डिफरेंट टेरिटरीज जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं कि अगर इसकी टेरिटरी में कोई डियर आएगा तो वो उसको खा लेगा, इसकी टेरिटरी में जो भी डियर आएगा वो उसको खा लेगा, अगर ये लायन यहाँ पर नहीं आएगा, ये टाइगर वहाँ पर नहीं जाएगा। तो अपनी अपनी टेरिटरीज जो है ये डिफाइन कर लेते हैं, तो ये एक ही एरिया में जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। फिंचेस की अगर हम बात करें तो फिंचेस में भी अगर हम देखें तो फिंचेस ने अपने डिफरेंट निश की अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि कुछ फिंचेस जो है वो अपर वाले रीजन को, कैनोपी वाला जो पार्ट है उसको खाएगी, कुछ जो है वो टर्माइट वाला पार्ट खाएगी, जो ये आपका ट्रंक वाला जो पार्ट है ये कंज्यूम करेगी, कुछ जो है वो सॉइल वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो रूट्स वाला फ्रेशली फॉलन लीव्स हैं या फिर फ्रूट हैं उसको कंज्यूम करेगी। तो इन्होंने अपने अपने डिफरेंट निश जो है अगर डिवाइड कर लिए इन फिंचेस ने, तो ये क्या है, अपना सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही एरिया में या एक ही रीजन में अगर ये सारे फिंचेस रहने लग जाएं तो ये क्या होगा, कंपटीशन
हमें क्या देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्सक्लूजन गॉस लॉ, ठीक है, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द पार्टीशनिंग द रिसोर्सेज एक्सक्लूड द कंपटीशन। अगर हम पार्टीशन कर दें हमारे रिसोर्सेज का तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं किसको, कंपटीशन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन ऑफ फिंचेस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ फिंचेस ऑफ मल्टीपल स्पीशीज़ जो हमें ऐसे देखने को मिलेगी। जब मैंने अभी बात की कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट एरिया को, ए स्पीशीज़ बी स्पीशीज़, ए सेम स्पीशीज़ डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया को अगर ऑक्यूपाई कर लेती है तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, हमें इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। किसी की जो बीक है वो मोटी होगी, किसी की वो है जो वो ट्रंक वाला एरिया कंज्यूम करे उसकी पतली होगी, किसी की और फाइन जो है हमें देखने को मिलेगी। तो फिंचेस की बीक जो है वो डिफरेंट होना स्टार्ट होगी, तो हमें इवोल्यूशन भी जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर निश अगर ओवरलैप होंगे तो हमें कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन जो है वो देखने को मिलेगा, मल्टीपल स्पीशीज़ जो हैं वो फॉर्म होगी। क्लियर है। देन बात आती है टाइप ऑफ निश की। टाइप ऑफ निश में जो है मेजर अगर हम बोलें तो एक होता है आपका फंडामेंटल निश और एक होता है आपका रियलाइज्ड निश। ठीक है, ये है आपके मेजर टाइप। फंडामेंटल निश में बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ फंडामेंटल निश में आपके कोई भी कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिलता, नो कंपटीशन। ठीक है, कोई भी कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। रियलाइज्ड निश में क्या है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल निश। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल निश। रियलाइज्ड निश में क्या होता है, हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। दो स्पीशीज़ जो हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर फाइट करती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई किसी के निश में आ गया, आकर रहने लग गया तो क्या होगा, हमें कंपटीशन जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की और मैंने यहाँ पे बात की हैबिटेट निश भी होता है, ट्रॉपिकल निश भी होता है। हैबिटेट निश क्या होता है, वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसी को अपना उसने निश बना लिया तो वो क्या है, हैबिटेट निश हो गया। ट्रॉपिकल निश की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट ट्रॉपिक एरियाज जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज़ द ट्रॉपिकल निश। रोल इन फूड चेन। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका ट्रॉपिकल निश हो गया। देन आता है आपका इकेड, इकोक्लाइन और इको एज इफेक्ट। ठीक है, इकेड और इको टाइप क्या होता है, इकेड, इको टाइप और इकोटोन। इकोटोन इज द अनदर टर्म। ठीक है, इकोटोन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम। मान लो कि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रासलैंड है। अब जो इनके बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होगा दैट इज़ द इकोटोन। ठीक है, जहाँ से फॉरेस्ट खत्म हुआ, जहाँ से ग्रासलैंड स्टार्ट हुआ, जो इनके बीच का जो ट्रांजिशन है दैट इज़ द इकोटोन। ठीक है, दैट इज़ द इकोटोन। तो एज इफेक्ट क्या हुआ, जहाँ पर इसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, हमें अबंडेंस ऑफ स्पीशीज़ हमें देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर एरिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अबंडेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पीशीज़ हमें देखने को मिल रही है। स्पेशलाइज्ड स्पीशीज़ जो है वो एज में जाकर रह रही हैं कुछ स्पीशीज़। ठीक है, जो वो फॉरेस्ट की भी हो सकती हैं और वो ग्रासलैंड्स की भी हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर किसी एरिया में एज में जो मोर अबंडेंस एंड स्पेशलाइज स्पीशीज़ जो हमें देखने को मिलती है, जिसको हमने किसका नाम दिया, एज इफेक्ट का नाम दिया। ठीक है, किसका नाम दिया, एज इफेक्ट का नाम दिया। ठीक है, तो क्लियर है। व्हाट इज इकोक्लाइन, वो इकोटोन क्या होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर की, रिवर ईस्चुरीज़ में भी आपका यही देखने को मिलता है कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर जब मिलते हैं आपस में तो ये जो बीच का जो पोर्शन है दिस इज़ दी ईस्चुरीज़। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ईस्चुरीज़। ये क्या है आपका इकोटोन है। ठीक है, फ्रेश वाटर का इकोटोन है। वेटलैंड आर ऑल्सो। ठीक है, वेटलैंड भी आपके क्या हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन जोन बिटवीन, ट्रांजिशन जोन होता है ना वेटलैंड्स भी आपका, तो वेटलैंड्स भी क्या है आपके, इकोटोन है। कोरल्स भी क्या है आपके, इकोटोन्स में आते हैं। मैंग्रोव्स भी आपके इकोटोन में आएंगे। मार्शलैंड्स भी आपके इकोटोन्स में। डेल्टा ईस्चुरीज, ग्रासलैंड्स, ऑल दीज आर दी इकोटोन्स। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोक्लाइन की।
इकोक्लाइन में क्या होता है, यहाँ पर देखो हम बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि हमें ग्रेजुअल चेंज जो है, जैसे जैसे हम मूव होते जाएंगे हमें बहुत ज़्यादा चेंज जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ग्रासलैंड से डेजर्ट से हम ग्रासलैंड में गए, ग्रासलैंड से फॉरेस्ट में गए, यहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन आया, यहाँ पर ट्रांजिशन जोन आया, तो यहाँ पर हमें जो है डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम माउंटेन की बात करें, माउंटेन हिली एरियाज़ की अगर हम बात करें, तो हिली एरियाज़ में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम 2 किलोमीटर अपवर्ड हो गए तो हमें एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर में भी, प्रेशर में भी। तो जोन इकोक्लाइन में क्या होता है, इट इज़ द जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। तो हमें कंटिन्यूसली जो चेंज है वो चेंज हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो दिस इज़ द जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, हम कभी भी कोई भी नो क्लियर बाउंड्री जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कोई भी बाउंड्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, हम कोई भी बाउंड्री जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअल हाइट चेंज और हायर वेरिएशन जो हमें देखने को मिलती है, बट नो क्लियर बाउंड्री, इन इकोक्लाइन, क्लियर है। तो इकोक्लाइन इज द ग्रेडियंट बेस्ड ऑन कम्युनिटी चेंज, इकोटोन इज द बाउंड्री ऑफ ट्रांजिशन जोन, इट इज द बाउंड्री ऑफ ट्रांजिशन जोन। नेक्स्ट बात आती है इकेड और इकोटाइप की। इकेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मॉर्फोलॉजिकली वेरिएट होते हैं। इकोटाइप जो होते हैं वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वेरिएट, और ये क्या होते हैं, आपके जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। सेम पर्सन लुक डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू देयर क्लोथ, मेकअप और हेयर स्टाइल। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, और अगर हम उसको नॉर्मल सा कोई पर्सन है, शादी वाले दिन जो है वो मेकअप करते हैं, उसका पार्लर वाली जो है उसका बिल्कुल हुलिया ही चेंज कर देती है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा, एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखा। ठीक है, कि मेकअप की हेल्प से, हेयर स्टाइल और अच्छे कपड़े पहना के जो है हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का हुलिया चेंज जो हमने कर दिया, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दैट इज़ द इकेड। इकोटाइप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, हमें जेनेटिकली वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है, उसके जीन में वेरिएशन जो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, उनके ब्रीड जीन में जो है हमें अडेप्टेशन जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। तो दिस इज़ द जेनेटिक अडेप्टेशन, दिस इज़ द नॉन जेनेटिक अडेप्टेशन। यहाँ पर हमें फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें इकोलॉजिकल रेस हमें देखने को मिलता है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, इकेड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी टेम्परेरी होती है, और ये क्या होती है, आपकी स्टेबल होती है। क्लियर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, इकेड इज़ द मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, इकोटाइप इज़ द जेनेटिक वेरिएशन। देन आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बच्चों, सक्सेशन का क्या मतलब होता है, सक्सेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज, ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज। ठीक है, वी कॉल इट एज सक्सेशन। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज जो है उनमें ग्रेजुअल जब चेंज आता है तो वो क्या फॉर्म कर देता है, कोई नई नेक्स्ट जनरेशन जो है आपकी फॉर्म कर देता है। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज फॉर्म दी नेक्स्ट जनरेशन, वी कॉल इट एज सक्सेशन। ठीक है, एक स्पीशीज जो है वो रिप्लेस कर देती है अनदर स्पीशीज को, एंड इकोसिस्टम विद ग्रेजुअल प्रोसेस ड्यू टू चेंज इन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड कॉल इट एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इफ वन स्पीशीज replaced by another successive species, one species replaced by another successive species in an ecosystem with gradual process due to change in ecosystem structure, we call it as ecological succession। तो अभी हम देख लेते हैं सरफेस पे कैसा होता है। देखो, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जब भी सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, कोई एक बेयर रॉक है, ठीक है, कोई एक बेयर रॉक है, ठीक है, जहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बेयर रॉक है। ठीक है, बेयर रॉक जो है सक्सेशन हुआ, कोई चेंजेस आए, क्या हुआ, एल्गे फॉर्म हुआ। ठीक है, मॉसेस और लाइकेंस बने, मॉसेस और लाइकेंस जब बने, धीरे धीरे वो मॉसेस और लाइकेंस ने क्या फॉर्म करना स्टार्ट करा, सॉइल फॉर्म करना स्टार्ट करा। देन ये सॉइल जो है, ये जो मॉसेस और लाइकेन है इन्होंने क्या सिक्रीट करा, कुछ एसिड सिक्रीट करा। एसिड सिक्रीट होने के बाद क्या हुआ, सॉइल डेवलप हुई, सॉइल डेवलप होने के बाद ग्रासेस बनी, ग्रासेस के बाद कुछ ग्रास हॉपर्स आए। ठीक है, शर्ब्स आए, बुशेस आए। ठीक है, शर्ब्स बने, बुशेस बने। देन उसके बाद क्या हुआ, आपके ट्रीज़ आए,
ट्रीज आए तो क्या बटरफ्लाइज वगैरह भी आए, ग्रास हॉपर्स भी फॉर्म हुए, ग्रासलैंड्स बन गए तो बटरफ्लाई ग्रास हॉपर सब सारी स्पीशीज फॉर्म होने लग गई ना, ठीक है। तो बेयर रॉक थी, मॉसेस और लाइकेन बने, ठीक है, धीरे धीरे कोई डिग्रेडेशन हुआ, मॉसेस लाइकेन बने, मॉसेस लाइकेन ने क्या करा, सिक्रीट करा कोई एसिड, एसिड जब सिक्रीट करा तो सॉइल बन गया, सॉइल से ग्रास, सॉइल बन गया तो ग्रासेस उग गई, ग्रासेस से ग्रासलैंड्स बन गए, ग्रासेस से क्या हुआ, ट्री और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म होगी, ठीक है। तो हमेशा प्राइमरी सक्सेशन में क्या होएगा, पाइनर स्पीशीज से जो है आपका स्टार्ट हमें देखने को मिलेगा। प्राइमरी सक्सेशन में कभी भी सॉइल जो है वो फॉर्म्ड नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में हमेशा याद रखना ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट फायर या फिर फायर फ्लड की वजह से जो है हमें जो स्टार्ट हो गया, मतलब कोई क्लाइमेट चेंज हो गया, किसी तरीके का कोई डिज़ास्टर हुआ, फॉरेस्ट फायर हो गया, वो जो पर्टिकुलर एरिया था वो ख़राब हो गया, धीरे धीरे उसमें कोई चेंज आए, फिर से दोबारा सॉइल बनेगी और सक्सेशन होगा, देन क्लाइमेक्स फॉर्म होगा। लेकिन प्राइमरी में क्या होता है, सॉइल नहीं फॉर्म होती है, सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। पाइनर स्पीशीज़ जो है, मॉसेस लाइकेन है, वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेयर रॉक से जब स्टार्ट होगा दैट इज़ द प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। न्यू वॉल्केनिक अगर आइलैंड से क्या देखने को मिलेगा, हमें प्राइमरी सक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, वन स्पीशीज रिप्लेस बाय अनदर स्पीशीज चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। सीरियल कम्युनिटी से क्या बना देगा, वो आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है हमें फॉर्म हो जाएगी। दो तरीके का सक्सेशन होता है, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन और एक एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक अराइजिंग फ्रॉम द फैक्टर विद इन दी इकोसिस्टम, सेम विद इन दी इकोसिस्टम जो भी फैक्टर्स होंगे जब अराइज करेंगे आपका सक्सेशन, दैट इज द ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक इनिशिएटेड बाय द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, बाहर से जो डिस्टर्बेंस हुई उसकी वजह से जो फैक्टर आपका सक्सेशन क्रिएट होगा, दैट इज द एलोजेनिक। एलोजेनिक मतलब एक्सटर्नल, ऑटोजेनिक मतलब सेल्फ, ठीक है, सेल्फ। देन टाइप ऑफ सक्सेशन की अगर हम बात करें तो उसमें प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। प्राइमरी सक्सेशन में लाइकेन मॉसेस फॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडरी सक्सेशन डेवलप सॉइल प्रेजेंट होती है, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फ्लड और फ्लड या फॉरेस्ट फायर की वजह से जो आपका डिग्रेडेशन या लॉस हुआ उसके बाद जो है ये सेकेंडरी सक्सेशन हमें देखने को मिलता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन होता है। एलोजेनिक सक्सेशन में हमें क्या होता है, वाइल्ड फायर, हरिकेन, फ्लड और डिफॉरेस्टेशन, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के बाद जो है आपका एलोजेनिक सक्सेशन हमें देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो प्लांट, एल्गे, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्रिएट दिस काइंड ऑफ सक्सेशन। हेट्रोट्रॉफिक्स की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म क्रिएट दिस काइंड ऑफ सक्सेशन, ठीक है। देन वाटर में जो है, एक्वाटिक रीजन में जो है आपका किस तरीके का सक्सेशन होगा देखने को मिलेगा हमें। जियार्ड सक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये ड्राई रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी कोई सक्सेशन होता है जो उसका बीच में जो एक जो स्टेबल स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं मेजिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, मेजिक कंडीशन, जो आपकी स्टेबल कंडीशन होती है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या होगा, न्यूडेशन, बेयर रॉक, ठीक है, न्यूडेशन, बेयर रॉक, ठीक है, बेयर रॉक से स्टार्ट हो रहा है प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। न्यूडेशन के बाद क्या होगा, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन के बाद क्या होगा, ठीक है, माइग्रेशन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, इसिस, ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट होएगा। इसिस में क्या होता है, आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन के बाद क्या होगा आपका, रिएक्शन के बाद स्टेबलाइजेशन क्या है आपका, मैजिक स्टेट हमें देखने को मिलता है। स्टेबलाइजेशन में क्या होगा, मैजिक स्टेट जो हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपके ड्राई रीजन में क्या होते हैं, बुशेस होते हैं। बुशेस से क्या बने, कैक्टस बने, कैक्टस से लो वाटर रिक्वायर्ड ट्रीज बने, देन इवापोट्रांसपिरेशन हुआ, देन ह्यूमिडिटी और रेनफॉल हुआ, फिर धीरे धीरे आपका क्या आ जाएगा, मैजिक स्टेट जो हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला प्रोसेस हमेशा याद रखना, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इसिस, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन इज द मैजिक स्टेट, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है हमें कब देखने को मिल रही है, जस्ट बिफोर द क्लाइमेक्स। अगर आपसे कोई पूछे ड्यूरिंग सक्सेशन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बिफोर क्लाइमेक्स। कब देखने को मिलेगी, बिफोर क्लाइमेक्स जो है हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है।
देन आता है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर हम बात करें तो दो तरीके के साइकिल होती हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें आपका क्या क्या आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, दे आर फास्टर साइकिल। बट सेडिमेंट्री साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें सल्फर और फॉस्फोरस आता है। अगर प्योर सेडिमेंट्री साइकिल की अगर मैं बात करूँगी तो आपका क्या होगा, हमेशा फॉस्फोरस। एग्जाम में अगर आए प्योर सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी होती है या प्रॉपर सेडिमेंट्री साइकिल, अगर आपको सल्फर फॉस्फोरस दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर फॉस्फेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रॉक में हमें देखने को मिलती है। सेडिमेंट्री साइकिल हमें गैसेस में भी समटाइम्स देखने को मिलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में आया। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपका ये दिखाया है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को फिक्स किसने किया, फिक्स होने के बाद वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। नाइट्रोजन को फिक्स करने में लैंड में जब फिक्सेशन होती है तो कौन करता है, राइजोबियम। ठीक है, क्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं क्रॉप के साथ, ठीक है, लेग्यूम और क्रॉप। देन एरोबिक एजोबैक्टर, एनारोबिक क्लेस्टोडियम और रोडोस्पाइरलम। ठीक है, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन से अमोनिया को फिक्स करने में राइजोबियम, एरोबिक एजोबैक्टर और एनारोबिक क्लेस्टेरियम और रोडोस्पाइरलम। ठीक है, रोडोस्पाइरलम। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो नोस्टॉक, एनाबीना और स्पाइरुलिना, नोस्टॉक, एनाबीना और स्पाइरुलिना। ऑप्शन में नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन फिक्स करता है, नोस्टॉक, एनाबीना और स्पाइरुलिना, और लैंड में राइजोबियम, एनारोबिक एजोबैक्टर, एनारोबिक क्लेस्टेरियम और रोडोस्पाइरलम। ठीक है, याद रहेगा। देन बात करेंगे अमोनिया से नाइट्रेट में। जब अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में, ठीक है, NO2 में, जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तो उसको कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। देन नाइट्राइट से नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसको कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। कौन कन्वर्ट करता है, मोनाज जो है, नाइट्रोमोनाज और नाइट्रोकोकस। अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करा, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, NO3 में, ठीक है, NO3 में जब नाइट्रोबैक्टर इसको कन्वर्ट कर रहा है। देन डीनाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की हेल्प से जो है वो आपका फिक्स हो रहा है एक तो एटमॉस्फेयर में, या फिर सूडोमोनास जो है वो क्या कर रहा है, आपका डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो कॉज कर रहा है। क्लियर है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा। देन एडेप्टेशन इन स्पीशीज़, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव। 4 टाइप ऑफ अडेप्टेशंस होती हैं आपकी। फिजियोलॉजिकल में थर्मल रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और मेटाबॉलिक। बिहेवियरल में माइग्रेशन, हिब्रिनेशन, डोमिनेंसी, सोशल बिहेवियर। कैमोफ्लेज मतलब अपना कलर चेंज कर लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, अपेंडिक्स एंड ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, कॉर्डशिप और पेरेंटल केयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में आपने एंडोडर्म और एक्टोथर्म सुना होगा। एंड एंडोडर्म जो होता है इसमें क्या होता है, दे आर वार्म ब्लडेड। क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। दे मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, जो क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जो ह्यूमन है, बर्ड है, मैमल्स हैं, ये क्या होते हैं, आपके एंडोडर्म्स होते हैं, ये मेंटेन करते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड। ऑलवेज रिमेंबर, एंडोडर्म वार्म ब्लडेड ह्यूमन बींग, एंडोडर्म वार्म ब्लडेड ह्यूमन बींग। एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड फिशेस, रेप्टाइल्स। एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड फिशेस, रेप्टाइल, दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एनवायरनमेंट। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्टोडर्म में हमें देखने को मिल रहा है, वार्म ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन, बर्ड्स और मैमल। बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो चेंज विद एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल क्या है, फिश और रेप्टाइल्स। क्लियर है। देन अगर हम बात करें मेटाबॉलिक अडेप्टेशन की, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन में तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक अडेप्टेशन की, एंडोडर्म वार्म ब्लडेड, एक्टोडर्म कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट बात करें डेजर्ट एनिमल्स की, डेजर्ट एनिमल सर्वाइव इन लिटिल वाटर, they can survive in little water and produce the metabolic water from the fat oxidation. फैट ऑक्सीडेशन से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर जो है, प्रोड्यूस दी मेटाबॉलिक वाटर। हिब्रिनेटिंग एनिमल्स क्या होते हैं, बियर और बैट क्या होते हैं, हिब्रिनेटिंग एनिमल्स होते हैं। तो लोअर द मेटाबॉलिक रेट इन विंटर टू कंजर्व द एनर्जी।
अपना जो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को कम कर देते हैं ड्यूरिंग द विंटर। कौन हो, बियर और पैट्स। माइग्रेटरी बर्ड जो हैं दे स्टोर द फैट बिफोर द माइग्रेशन। फैट गिव 2 टाइम मोर एनर्जी। ये स्टोर कर लेती हैं सारा का सारा फैट जब माइग्रेट करते हैं, क्योंकि फैट जो है उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हाई एल्टीट्यूड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, शर्पास और तिब्बतन अडेप्टेड टू लो ऑक्सीजन। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर सॉल्टेड बैलेंस कंट्रोल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन इकोलॉजिकल होमोस्टेसिस आता है। इकोलॉजिकल होमोस्टेसिस की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल होमोस्टेसिस में क्या होता है, दीज आर दी सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है आपकी मेंटेन करता है होमोस्टेसिस में। ठीक है। इट मेंटेन थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म, मोस्टली नेगेटिव फीडबैक। डिस्टर्बेंस बियॉन्ड रेजिलेंट। इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल होमोस्टेसिस जो हमें देखने को मिलता है। तो गाया हाइपोथेसिस या फिर जेम्स लवलॉक, गाया हाइपोथेसिस एंड जेम्स लवलॉक ने क्या है डिस्क्राइब किया था, इकोलॉजिकल होमोस्टेसिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द अर्थ एज अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। कोई भी डिजास्टर आया, कुछ भी आया, तो अर्थ क्या करना स्टार्ट करेगी, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगी। तो दैट इज दी, तो गाया हाइपोथेसिस, जेम्स लवलॉक ने क्या हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द अर्थ एज अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। अर्थ एज अ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम किसने दिया था, गाया हाइपोथेसिस, जेम्स लवलॉक ने। ठीक है। इसमें क्या होता है मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इकोलॉजिकल होमोस्टेसिस में फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकिल, प्रेडेटर प्रे, कैरिंग कैपेसिटी, ये सब क्या है, रेगुलेट करती है हमारे अर्थ को। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट साइकिल, डिकम्पोजर, रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर देता है और वापस से जो है वो रिग्रोथ हमें देखने को मिलती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो वेटलैंड जो है वो रेगुलेटिंग फ्लड, ठीक है, दे कैन रेगुलेट द फ्लड। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में और प्योरिफिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कोस्ट को। ठीक है। बैलेंस द सेलाइन एंड सपोर्ट द टाइगर प्रे बैलेंस। ठीक है। तो दैट इज द इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस। ठीक है, विच इज द सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिएशन की। स्पेसिएशन क्या होता है, इट इज़ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। इसमें क्या होता है, नई स्पीशीज जो आपकी फॉर्म होती हैं एग्जिस्टिंग वन से। तो इसमें टाइप ऑफ स्पेसिएशन की अगर हम बात करें, एलोपेट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापेट्रिक और पेरीपेट्रिक। जब मैंने निश पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि कोई भी अगर फिंचेस हैं, फिंचेस ने डिफरेंट ए बी सी तीन तरीके के फिंचेस हैं, मतलब एक ही फिंचेस की एक फिंचेस थी। ठीक है। उन्होंने अपने इकोलॉजिकल निश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगा। उन्होंने क्या करा, अपना नई स्पीशीज फॉर्म करी, दैट इज दी स्पेसिएशन। ठीक है। एलोपेट्रिक की अगर हम बात करें, न्यू स्पीशीज फॉर्म ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन। अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक है, डार्विन फिंचीज गैलापागोस आइलैंड पे, यहाँ पर किसी तरीके का कोई बैरियर आ गया, सडन कोई ड्रास्टिक चेंज आया, तो स्पीशीज़ ए अलग हो गई, स्पीशीज़ बी अलग हो गई। तो यहाँ पर जोग्राफिकल बैरियर की वजह से जब कोई स्पीशीज़ फॉर्म होती है, दैट इज़ द एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की अगर हम बात करें तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में मैंने बताया, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जब अलग अलग निश जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, न्यू स्पीशीज़ फॉर्म विदाउट फिजिकल बैरियर, नई स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म होगी बिना किसी बैरियर के, तो दैट इज़ द सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है। सिर्फ इनका क्या हुआ, इकोलॉजिकल निश जो है वो डिफरेंट हुआ था। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की, नेबरिंग पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू डिफरेंट सेलेक्टिव प्रेशर इनटू लिमिटिंग जीन फ्लो। ठीक है। नेबरिंग स्पीशीज पॉपुलेशन इन्वॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर विद लिमिटिंग जीन फ्लो। रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से क्या होगा, आपका पैरापेट्रिक स्पीशीज़ जो है हमें देखने को मिलेंगी। रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से हमें एक ही जगह पे कुछ पॉपुलेशन रह रही है लेकिन वो एक दूसरे से मेट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से वो मेट नहीं कर पा रही हैं, तो रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से जो स्पीशीज़ नई स्पीशीज़ फॉर्म होती है, दैट इज़ दी पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपेट्रिक में अगर हम बात करें तो कोई जैसे कि एलोपेट्रिक होता है वैसे ही पेरीपेट्रिक होता है। वहाँ पर क्या था, एक बड़ा पोर्शन अलग हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या है 90% तो अलग हो गया, 10% जो है वो स्मॉल सेपरेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है, दैट स्मॉल सेपरेशन ऑफ स्पीशीज, दैट इज द पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। देन आता है आपका इकोलॉजिकल सर्विसेज। अब इकोलॉजिकल सर्विसेज में अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर ट्री है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्री है, वो हमें क्या कर रहा है, खाना भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, वो कुछ
वहाँ पे पर्टिकुलर मेडिसिनल रिसोर्सेज भी हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो प्रोडक्ट वी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, दैट इज द प्रोविजनिंग। ठीक है, रेगुलेटिंग की अगर हम बात करें, बेनिफिट फ्रॉम द इकोसिस्टम, रेगुलेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट रेगुलेशन, एयर, वो क्या कर रहा है आपका, वो ट्री हमें खाने के साथ साथ और क्या कर रहा है, वो ट्री हमें हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को साफ करने में, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प कर रहा है, रेगुलेट वाटर को रेगुलेट, जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पॉलिनेशन में हमारी हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। तो वो कुछ रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क भी परफॉर्म कर रहा है। देन कल्चरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करा है, कोई सेक्रेट ग्रूव्स वगैरह है या फिर कुछ भी एस्थेटिक वैल्यूज़ पर्टिकुलर किसी ट्री से जो जुड़ी होती है, जैसे बनियन ट्री को बोला जाता है, पीपल ट्री को बोला जाता है, तो कल्चरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहा है। दैन दे आर सपोर्टिंग द सर्विसेज ऑल्सो, सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल में हमारी हेल्प कर रहा है, सॉइल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प कर रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन में, बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस में। तो एक पर्टिकुलर ये क्या होगी, इकोसिस्टम की सर्विसेज हो गई कि एक पर्टिकुलर कोई ट्री है तो हमें प्रोविजनिंग मतलब प्रोडक्ट वी डायरेक्टली गेट। ठीक है, रेगुलेटिंग कल्चर सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहा है और सपोर्टिंग द सर्विसेज ऑल्सो। क्लियर है? सो लेट्स डिस्कस द यूनिट 5। यूनिट 4 जो है देखो रिसेंटली मैंने अभी कवर करा है तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने एनर्जी एंड इन्वायरमेंट जो है पहले स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक प्रॉपरली कवर नहीं कराया था शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में जो मैंने इसको बता चुकी हूँ। लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको। यूनिट 4 का जो है वो 2 ही लेक्चर है, मैंने ऑलरेडी वो बहुत शॉर्ट बनाया है। ठीक है, कंसाइज करके बनाया है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 5 देख लेते हैं, एनर्जी। तो आपकी एनर्जी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, हाइड्रो, टाइडल, विंड, ओशन और साथ ही साथ जियोथर्मल और सोलर। तो हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें तो दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी। किसको कन्वर्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट करता है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एक सेकेंड, प्रिंसिपल क्या है, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर ड्यू टू हाइट हेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन पे जब वो जब ये पोटेंशियल एनर्जी जब टरबाइन पे जाके गिरेगी, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो एनर्जी जब टरबाइन पे जाके फॉल करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो दिस इज द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर विल बी फॉर्म। फॉर्मूला क्या है इसका, P इज इक्वल्स टू, P क्या है यहाँ पे, P क्या है, पावर। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू रो, वाटर डेंसिटी, ठीक है, वाटर डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट और फ्लो रेट इनटू में ईटा। ठीक है, फ्लो रेट इनटू में ईटा। तो आपका फॉर्मूला जो है, अगर रन ऑफ द टाइप की अगर हम बात करें, रन ऑफ रिवर, रिजर्वॉयर और डैम, पम्प, स्टोरेज, इंडिया का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1,45,000 मेगावाट जो है इंडिया का पोटेंशियल है किसमें, हाइड्रो पावर जनरेट करने में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हाइट से हम फ्लो, स्पिन, ग्लो, हाइट और वाटर एंड फ्लो, टरबाइन, स्पिन, लाइट, ग्लो। ठीक है, जितना ज़्यादा टरबाइन हाइट होगी उतना ज़्यादा टरबाइन पे जब फॉल करेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी जनरेट होगी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइडल एनर्जी की, टाइडल एनर्जी में क्या हो रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल यूजेज एंड राइज फॉल ऑफ सी। ठीक है, राइज फॉल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, राइज फॉल ऑफ सी जो है हमें उसमें देखने को मिलता है। जब टाइड्स आती हैं तो टाइड्स जो है आपके पर्टिकुलर किसी टरबाइन पर गिरेगा, देन उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम जनरेट करेंगे। वाटर एट हाई टाइड हैज़ पोटेंशियल एनर्जी विच ड्राइव द टरबाइन ड्यूरिंग द इनफ्लो और आउटफ्लो। जब वो टाइड्स आएंगी और जब वो टाइड्स वापस जाएंगी तो आपका टरबाइन मूव करेगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, देन इंडिया की जो मेजर साइट है वो कौन कौन सी साइट है जहाँ पर टाइडल एनर्जी जनरेट की जाती है, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ। क्लियर है? देन नेक्स्ट अगर हम बात करें ओशन थर्मल एनर्जी की, ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी की जब भी बात होती है, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल टेम्परेचर
तो ओशन थर्मल एनर्जी में बेसिकली आपका जो है इंडिया में अगर हम बात करें तो नियर बाय तमिलनाडु जो है हमें ये देखने को मिलती है, नियर बाय हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इसका फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन में T1, ठीक है। ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T1 अपॉन में T1। यहीं से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर मान लो कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस 1 T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री T1 जो आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, T2 जो है वो आपको कितना दे रखा है, आपको 5 डिग्री सेल्सियस अगर दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 27 को 273 से ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन इसका निकल कर आएगा, इसका 278 केल्विन निकल कर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको डिग्री से सेल्सियस से केल्विन में जो है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, देन फार्मूला में क्या करेंगे, पुट ऑन कर देंगे। जब हम फार्मूला में पुट ऑन करेंगे तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, कार्नोट एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्नोट एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कार्नोट एफिशिएंसी जो हमारी T27 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस की क्या निकल कर आएगी, आपकी 7.33% जो है आपकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी जब हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में आपको दे दें, ये अगर आपको क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो आप निकाल पाओगे फॉर्मूला क्या है, कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस में T2 अपॉन T1, ठीक है। तो ये OTEC का फॉर्मूला है आपका, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हाइड्रो पावर का मैंने बात किया था, ठीक है। हाइड्रो पावर की जो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इंडिया क्या है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। इंडिया में 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट की जाती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा आपका इंडस बेसिन पे देखने को मिलती है, ठीक है। इंडस बेसिन के बाद गंगा बेसिन पे, देन सेंट्रल इंडिक रिवर सिस्टम पे, सेंट्रल रीजन में, देन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा बेसिन सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हमें बेसिन वाइज कि सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर हमें प्रोड्यूस होती है हमारी, तो इंडस बेसिन में हमें सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी प्रोड्यूस होती है। और इंडिया क्या है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया क्या है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, सबसे पहले नंबर पे है आपका चाइना, चाइना के बाद कौन है, ब्राज़ील के बाद कौन है, यूनाइटेड स्टेट USA, ठीक है। देन साउथ अमेरिका, उसके बाद इंडिया, ठीक है। उसके बाद कौन है, इंडिया है। और मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो आपका टिहरी सबसे बड़ा है। टिहरी कहाँ लोकेटेड है आपका, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद है कोयना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद श्री सेलम आंध्र प्रदेश में। नथपा जागरी हिमाचल प्रदेश में। भाखरा नैगल, देन सरदार सरोवर आपका गुजरात में। भाखरा नैगल पंजाब में। चैम्बरा हिमाचल प्रदेश में। और इंदिरा सागर डैम कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और टॉप प्रोड्यूसर में सबसे पहले मैंने बात की थी चाइना के बाद ब्राज़ील के बाद आप ये नोट कर लो, चाइना, ब्राज़ील के बाद यूएसए के बाद साउथ अमेरिका नहीं है यहाँ पे, कनाडा के बाद इंडिया, ठीक है। चाइना, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा और इंडिया, ठीक है। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम,
हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 26 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं। उत्तराखंड में 24 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। जम्मू कश्मीर में 8 हैं, ठीक है। सिक्किम में 11 है। हिमाचल प्रदेश में 15 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं। केरला में आपके 6 हैं और मणिपुर में कितने हैं? 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। तमिलनाडु में भी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आपका प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा आपके अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हाइड्रो पावर की। देन नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें इसी में, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोथर्मल की। जियोथर्मल हीट फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ इंटीरियर से जो हमारी हीट आ रही है उस प्रिंसिपल पे जो है आपका बेस करता है। जो भी आपका मैग्मा है, ठीक है, हॉट रॉक स्प्रिंग है, वो स्टीम वाटर टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लोट करते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसमें टाइप की अगर हम बात करें तो ड्राई स्ट्रीम प्लांट, फ्लैश स्ट्रीम प्लांट, ठीक है, और या फिर बाइनरी साइकिल प्लांट, या इंडिया में कौन कौन सी? पुगा वैली, लद्दाख और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपके जियोथर्मल साइट जो है आपकी प्रेजेंट है। पुगा वैली, लद्दाख और मणिकरण, पुगा वैली, लद्दाख और मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश जो है आपका जियोथर्मल एनर्जी साइट। देन आती है बात सोलर कलेक्टर्स की। सोलर कलेक्टर्स जो हैं, सोलर एनर्जी द कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी। किसमें सोलर रेडिएशन को किसमें? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें 2 तरीके के होते हैं आपके। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, डोमेस्टिक हीटिंग, कंसनट्रेटिंग कलेक्टर, ठीक है, पैराबोलिक होते हैं इस तरीके से, ठीक है, कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स, ठीक है, 2 तरीके के कलेक्टर्स होते हैं। फोटोवोल्टिक मॉडल्स की अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन ऑफ सनलाइट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर्स का हम यूज़ करते हैं और जनरेट करते हैं क्या? डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 15 to 22% होती है। लेकिन सोलर पॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल बॉडी सैलिनिटी ग्रेडियंट ट्रैप, तो यहाँ पर क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी जितनी भी लाइट आई यहाँ पर जो है यहाँ पर कंसनट्रेट हो गई, देन यहाँ पर जो हीट बॉटम जो हीट अप हो गया, ठीक है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी थर्मल एनर्जी जो है वो स्टोर करेगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी वाया रैंकी साइकिल, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में वो डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया था कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोलर radiation capable of generating electron hole pair in silicon. The energy gap of silicon is 1.12 electron volt. अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रिसिटी ई दे रखा है, ठीक है, ई दे रखा है कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और साथ में इन्होंने बात की है ई जो दे रखा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखा है। इन्होंने पूछा डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन। फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, सी इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, ठीक है, लैम्डा म्यू। अब हमें पता है ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली सोलर रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सोलर रेडिएशंस होती हैं आपकी, इट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फोटोन्स का, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। एच म्यू क्या है आपका? ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। एच हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट होता है, पता है ना हमें, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा? डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन। तो बच्चों हमें यहाँ पे पता है कि अगर हमें लैम्डा निकालना है, देखो यहाँ से हम म्यू का वैल्यू अगर निकालें, म्यू का वैल्यू तो सी अपॉन में लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला में पुट ऑन करें लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में ई, ठीक है। ई का वैल्यू हमें गिवन है, सी का हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा आपका? 3 इंटू 10⁸, ठीक है। एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁴
-34, ठीक है, इंटू में सी का वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, और म्यू ई का वैल्यू क्या दे रखा है आपको 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसको, जूल में। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं इसको 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, पता होगा आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -19 जूल। जब हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, जब हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, लैम्डा जो है हमें निकल कर आएगा यहाँ पर बेसिकली 1.12 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसको माइक्रोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शंस में जो है हमें 1.11 माइक्रोमीटर या फिर 1.06 माइक्रोमीटर, 2.8 माइक्रोमीटर जो है ऑप्शन में दे रखा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 1.11 माइक्रोमीटर जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि लैम्डा 10⁻⁻6 मीटर दे रखा है। जब इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.12 माइक्रोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो ये आपका हुआ सोलर एनर्जी का पार्ट। देन नेक्स्ट हम बात डिस्कस करते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, शेल और CBM और साथ ही साथ गैस हाइड्रेट की। कोल की अगर हम बात करें तो कोल की जब भी बात होती है तो कोल का कितना जो है हमारा फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले क्या आएगा कोल, ठीक है, जिसमें टर्शरी गोंडवाना कोल्स होते हैं और टर्शरी कोल्स होते हैं। गोंडवाना कोल्स की अगर हम बात करें तो गोंडवाना कोल्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर आपके एंथ्रासाइड इज जनरली नॉट फाउंड इन दी गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल जो है, गोंडवाना कोल में आपके एंथ्रासाइड जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ कोल जो है। आपके कितने टाइप ऑफ कोल होते हैं, टाइप ऑफ कोल कौन कौन से होते हैं बताया हुआ है मैंने, ये है ना। टाइप ऑफ कोल की जब भी बात होगी तो उसमें क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा पीट, ठीक है, पीट के बाद आएगा लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइट, ठीक है। पीट की बात होगी तो पीट में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 40 to 80% मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। लिग्नाइट में 30 to 60% मॉइस्चर कंटेंट रहता है। और बिटुमिनस की अगर हम बात करें, बिटुमिनस की अगर हम बात करें तो बिटुमिनस में 2 to 15% मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। और एंथ्रासाइड में लेस देन 15% हमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें ऐश की, तो ऐश जो है सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होती है आपकी इसमें। और सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र कंटेंट जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें किस में देखने को मिलता है, एंथ्रासाइड कोल में हमें सल्फ़र कंटेंट जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट क्वेश्चन में पूछते हैं द कोल फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट, कार्बन कंटेंट के बेसिस पे, कार्बन कंटेंट के बेसिस पे मोस्ट टू लीस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद सब बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद पीट, ठीक है। कार्बन मोस्ट कंटेंट, मोस्ट टू लीस्ट कार्बन कंटेंट जहाँ पर बात होएगी, ठीक है, तो लीस्ट कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें द रैंक ऑफ कोल फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट सल्फर कंटेंट, मोस्ट टू लीस्ट सल्फर कंटेंट की जब बात होगी, मोस्ट टू लीस्ट सल्फर कंटेंट की बात होगी तो सबसे पहले आएगा बिटुमिनस, देन एंथ्रासाइड, देन सब बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, ठीक है। कार्बन मोस्ट लीस्ट, मोस्ट टू लीस्ट,
मोस्ट टू लीस्ट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। देन बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, सल्फर की अगर बात करेंगे तो बिटुमिनस सबसे पहले आएगा, एंथ्रासाइट, देन सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है। देन अगर हम बोलेंगे, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मोस्ट टू लीस्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर लिग्नाइट में, देन सब बिटुमिनस में, देन बिटुमिनस में, देन एंथ्रासाइट में, हाई ग्रेड कोल। ठीक है, हाई ग्रेड कोल, एंथ्रासाइट। देन वर्ल्ड कोल प्रोडक्शन मीट्रिक टन अगर बात करें, सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन की जब बात होगी तो सबसे ज़्यादा जब कोल प्रोडक्शन की बात होगी तो सबसे पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, पाँचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। द वर्ल्ड कोल प्रोडक्शन इन मीट्रिक टन। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। ठीक है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल रिजर्व इन इंडिया। कोल रिजर्व इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र। इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोल का हो गया आपका, कोल के बाद आपका आएगा कैलोरीफिक वैल्यू पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करेंगे तो एंथ्रासाइट, ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल के बाद चारकोल, ठीक है, चारकोल, कोक, पीट, वुड और लिग्नाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, चारकोल, कोक, पीट, वुड और लिग्नाइट। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उसमें क्या आएगा सबसे पहले आपका गैसोलीन, गैसोलीन के बाद पेट्रोल, पेट्रोल के बाद हैवी फ्यूल ऑयल, ठीक है, डीजल और गैस ऑयल, देन इथेनॉल। ठीक है, गैसोलीन, पेट्रोल, हैवी फ्यूल ऑयल, डीजल, गैस ऑयल और इथेनॉल। ठीक है, ये आएगा। देन गैशियस फ्यूल की अगर हम बात करें, तो क्या आएगा आपका गैशियस फ्यूल में आएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन के बाद एसिटाइल, गैशियस फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैशियस फ्यूल, एसिटाइलिन, नेचुरल गैस,
मीथेन, और मीथेन के बाद आएगा आपका टाउन गैस और हाइड्रोजन। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ब्यूटेन, एसिटाइलिन, नेचुरल गैस और मीथेन और टाउन गैस और हाइड्रोजन। ठीक है, नेचुरल गैस की कंपोजिशन की कभी बात होगी तो क्या बोलोगे? मीथेन सबसे ज़्यादा होता है 80 to 95%। ठीक है, देन ट्रेसेस अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल। ये क्या होता है? आपका क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल होता है। शेल ऑयल की अगर हम बात करें तो शेल ऑयल जो है वो पायरोलिसिस हीटिंग प्रोसेस के थ्रू जो आपकी फॉर्म होती है, कोल बेड मिथेन विच इज़ अब्जॉर्ब बाय कोल सीम्स। ठीक है, गैस हाइड्रेट फायर आइस। और लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो पीट के बाद लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। क्लियर है? तो अभी हमने जो है ऑलमोस्ट एनर्जी वाला जो टॉपिक है हमारा पूरा हमने कवर कर लिया है। क्या क्या हमने कवर करा? एक तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैशियस फ्यूल की जब भी बात करेंगे तो ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। देन उसके बाद एसिटाइलिन, नेचुरल गैस, मीथेन, टाउन गैस और हाइड्रोजन। देन कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात होगी तो गैसोलीन, पेट्रोल, हैवी ऑयल, डीजल, गैस ऑयल और इथेनॉल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल की बात होगी तो एंथ्रासाइड, बिटुमिनस कोल, चारकोल, कोक, पीट, वुड और लिग्नाइट। ठीक है, देन इसी के साथ अगर हम बात करें आपका विंड एनर्जी जो है वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। विंड एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है डिस्कशन में। तो विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं, विंड एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, ठीक है, तो विंड एनर्जी, विंड टरबाइन परफॉर्म विद द विंड स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए, एवरेज स्पीड अगर 29 किलोमीटर पर आवर है तो 29 किलोमीटर पर आवर है तो विंड टरबाइन जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्म करेगी। ठीक है, अगर आपका एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है तो विंड स्पीड जो है वो गुड परफॉर्म करेगा। अगर 22 है तो क्या? मॉडरेट परफॉर्म करेगा। और अगर 18 है तो पुअर परफॉर्म करेगा। और अप टू 15 है, अगर अप टू 15 है आपकी विंड स्पीड तो एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्म करेगा। अगर विंड स्पीड 15 है तो एक्सट्रीमली पुअर, 18 है तो पुअर, 22 है तो मॉडरेट, 25 है तो गुड, और 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर विंड स्पीड फ्लो कर रही है तो हमारा विंड टरबाइन जो परफॉर्म करेगा दैट इज़ दी एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा, ये याद रखना है आपको। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है बहुत विंड एनर्जी सेक्टर में जो है वो चौथे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है इंडिया? इंडिया जो है आपका चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, 4th नंबर जो है इंडिया ऑक्यूपाई करता है, 4th नंबर जो है वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है। द कंट्री करेंटली हैज़ अ 4th हाइएस्ट विंड इंस्टॉल कैपेसिटी। तो 4th हाइएस्ट विंड इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सा स्टेट जो है तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो है आपका गुजरात के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बाद टोटल 7 विंडी स्टेट है आपकी। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के आपके टोटल 7 विंडी स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर दी टॉप प्रोड्यूसर्स। जो पावर मील है आपका वो कैसे फ्लो काम करती है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, देन अगर हम बात करें आपका टोटल पावर जो हम जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं? टोटल पावर जो निकालते हैं हाफ रो एरिया
वॉल्यूम का क्यूब, ठीक है, हाफ रो एरिया वॉल्यूम का क्यूब, हाफ रो एरिया वॉल्यूम का क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूले से जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसका कोफिशिएंट क्या है, पावर कोफिशिएंट क्या है, पावर कोफिशिएंट हमेशा याद रखना 0.593, पावर कोफिशिएंट क्या है 0.593। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेल्स कोफिशिएंट, ठीक है, बेल्स कोफिशिएंट के नाम से भी हम जानते हैं। तो विंड वाले में हमेशा याद रखना 0.59, ठीक है। पावर कोफिशिएंट क्या है 0.59, ठीक है। और ये फैक्टर हमेशा याद रखना कि पावर कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है, वेलोसिटी। तो कितनी क्यूब रेज टू द पावर 3 होता है, रेज टू द पावर 3 होएगा हमेशा, ठीक है। डायमीटर की अगर बात होएगी, डायमीटर की, तो डायमीटर का स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वाइंड अप करते हैं। आज का ये है काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, और कुछ रह गया होगा जो हम MCQs के साथ साथ कवर कर लेंगे। आज हमने जो है वो 2 टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ इकोलॉजी एंड साथ ही साथ एनर्जी। तो इकोलॉजी प्लस एनर्जी जो है हमने आज कवर कर दिया, इकोलॉजी प्लस एनर्जी 2 टॉपिक हमने आज कवर कर दिए, मेजर टॉपिक। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखनी है, करंट अफेयर जो देखना है, तो आप मेरा शॉर्ट वीडियो लेक्चर जो है वो देख सकते हो, जिसमें मैंने बात कर रखी है सोलर एनर्जी का कैपेसिटी 2025 का इंडिया में कितना है, क्या अपडेटेड स्टेटस है अकॉर्डिंग वाई दिस इज़ इन न्यूज़, ऑल दैट जो है मैंने वो कवर कर रखा आपका शॉर्ट वीडियो में। तो आप करें वो शॉर्ट वीडियो जो है वो प्रेफर कर सकते हो, विदिन सिर्फ 2.5 से 3 मिनट का ही वीडियो है वो, ठीक है। उसमें मैंने पूरा कवर कर रखा है सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।